जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रपत्र 2 है, ये हम भरे हुए हैं। आपको बारीकी से समझाएंगे वंशावली के आधार पर किस तरह प्रपत्र भरा जाता है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से सर्वे के लिए कौन कौन सा फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रपत्र 2 है, ये हम भरे हुए हैं। आपको बारीकी से समझाएंगे वंशावली के आधार पर किस तरह प्रपत्र भरा जाता है, किसका नाम लिखा जाता है। आप स्क्रीन पर एक बार देख भी लें कि इसके अलावा हो सकता है कि लंबा परिवार वाला आपका हो, तो वो भी हम स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके आधार पर भी हम प्रपत्र भरने के लिए समझाएंगे। साथ ही ये है प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 किसको भरना पड़ता है, उसके साथ होता है एक दखल कब्जा, तो किसको भरना पड़ता है। टोटल 3 प्रपत्र है जो कि भरने के लिए। प्रपत्र तो 10 से 20 है, लगभग 20 प्रपत्र है, लेकिन रैयत को, जमीन मालिक को 3 प्रपत्र भरना है। यहाँ पर आप देखें तो मान के चलिए ऐसा केसेस है आपका। अब बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर वंशावली कैसे बनाए। अभी जो पंचायतों में क्या हुआ है, वंशावली बनाने का प्रोसेस बदल दिया गया है, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से भी बताए थे कि वंशावली फॉर्मेट आता है जिसमें नोटरी से कराना पड़ता है, मतलब कोर्ट से, उसके बाद फिर मुखिया मेंबर, बहुत सारे गवाहों के से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब को ये पता होना चाहिए कि अगर हाथ से बना हुआ जिस तरह पहले हम लोग बनाते थे तो वो भी मान्य है, लेकिन जो सरपंच साहब जो निर्गत करते हैं तो वो प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो भी सही है, इसलिए कि बहुत कोई गलत करता था जिसके कारण वो गलत अब नहीं होगा। अब यहाँ पर समझ लें कि ये मान के चलिए वंशावली है, तो वंशावली में यहाँ समझिए कि ऊपर में किसका नाम लिखा है, तो जिसके नाम से ज़मीन है, मतलब चाहे जमाबंदी में हो या फिर केवाला या खतियान हो, ठीक है, जिसके नाम से है। उसके बाद इनके वंशज का नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 लड़का 1 लड़की है। हो सकता है कि ये लड़का नहीं है, इनके बच्चे हैं, तो इनके बच्चे के नाम से सर्वे होगा, मतलब जो उत्तराधिकारी अभी जीवित हैं उसी के नाम से सर्वे होगा। ये नहीं कि ये जीवित हैं लेकिन इसके बच्चे के, ये जीवित हैं इनके बच्चे हैं तो उनके नाम पे होगा, नहीं। तो यूँ समझ लें, चाहे दादा हो, नाना हो या फिर दादी की ज़मीन हो, जिसका भी ज़मीन है उसका नाम ऊपर में, फिर उसके बाद उसके वंशज कौन कौन हैं जो हिस्सा अभी पाएंगे जीवित में। अब रही बात क्या, ये वंशज हैं लेकिन ये जीवित नहीं, तो इससे फिर चयन आपको बना करके वंशावली में उनके जो आश्रित हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके नाम पे क्या होता है, करना होता है, और वंशावली में दर्शाना भी पड़ता है। अब एग्जाम्पल में समझिए कि तीनों ये इनके मान के चलिए क्या है, पिताजी है, 3 लड़का है, तीनों जीवित हैं, ठीक है। एक लड़का है, ये भी लड़की है, फिर पुत्री है इसकी। तो तीनों का प्रपत्र 2 किसका भरा जाता है। देखिए प्रपत्र 2 जो है, मतलब ये क्या हुआ, प्रपत्र 2 रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्वघोषणा, मतलब आपको जो मालिकाना हक है उसका घोषणा। तो अब जो यहाँ पर वंशावली में है क्या है, किनका किनका नाम है, तीनों उत्तराधिकारी हैं, तो तीनों का नाम यहाँ पर भरा जाएगा। अब इस तरह भरा जाएगा कि मान के चलिए इसका ज़मीन 50 डिसमिल है। आपके केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर बहन नहीं लेना चाहती है ज़मीन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो है एनओसी आपको देना है, बहन से लेकर के एफिडेविट करा करके। तब क्या होगा, वंशावली में तो नाम रहेगा लेकिन प्रपत्र में उसका नाम भरा नहीं जाएगा। अब वो अधिकारी भी देखेंगे तो प्रपत्र में अगर नाम भरे भी हैं तो उनका नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब एनओसी दे दी है कि हमें ज़मीन नहीं लेनी है। अगर वो एनओसी नहीं देती है तो एनओसी दे या ना दे, आपको वंशावली में तो दर्शाना है ही, लेकिन एनओसी अगर दे देती है तो इस प्रपत्र में भरने की उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनओसी दे दी है तो उसके नाम से ज़मीन तो होगा ही नहीं। तो इसके केसेस में मान के चलिए 50 डिसमिल है, सब लेना चाह रही है, तो इसका 20 डिसमिल हो गया, 10 डिसमिल बहन की हो गया, 20 डिसमिल फिर ये इसका हो गया। तो प्रपत्र 2 का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन है, आप प्रपत्र 2 भरे हैं। जैसे इसके केसेस में बड़े भाई क्या है, आपको हम दिखा दें, बड़े भाई है आदिल है, ठीक है ना। तो आदिल का जो नाम है यहाँ पे ऊपर में पहले राज 100 ग्राम, राज 100 ग्राम मतलब क्या, जहाँ ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन का ब्यौरा है। राज 100 ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर पंचायत का नाम होता है, हल्का नंबर यहाँ पे पता नहीं होता है। कारण पता नहीं होने का क्या कि रसीद में भी लिखा नहीं रहता है, लेकिन शिविर में आपको सुविधा वो मिलेगा, फिर कर्मचारी साहब से जानकारी ले सकते हैं। मैक्सिमम सभी पंचायत ही
हल्का होता है, लेकिन रेयर केस में एक पंचायत में 2 हल्का होता है। आपको पता भी होगा मौजा गांव का नाम होता है, लेकिन किसी किसी बड़ा गांव रहने के कारण जो है एक गांव में 2 मौजा भी होता है, इतना तो पता होगा। पुलिस थाना ये सब, ये डिटेल्स जो भी है ये ज़मीन का ब्यौरा है, ठीक है। उसके बाद ये जो उत्तराधिकारी है, ठीक है, हम ये भी केसेस बताएंगे। मान के चलिए आप ज़मीन खरीदे हैं, या आप खरीदे हैं, या कोई भी खरीदा है ज़मीन, तो वो प्रपत्र क्या भरेंगे, वंशावली भी भरेंगे कि 2 भरेंगे कि क्या भरेंगे, तो वो भी क्लियर की जाएगी। खैर हम ये वंशावली के आधार पे तो आदिल जो है उनका नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, उनका अस्थायी पता, उसका घर का पता, ये ज़मीन का ब्यौरा था। उसके बाद खाता जो भी है, खेसा जो भी, अरकुआ जो वंशावली के आधार पे जितना उसको बनता है वो चौहद्दी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है लिख दीजिएगा, है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद किस्म ज़मीन, किस्म मतलब किस प्रकार का ज़मीन है, खेती वाला ज़मीन है, बसने वाला ज़मीन है, 1 फसल वाला ज़मीन है तो 1 फसल, 2 फसल वाला ज़मीन है तो 2 फसल, या फिर बसाव ज़मीन, खेती ज़मीन यहाँ पर लिख सकते हैं, या चाहे तो आप इसको खाली भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मेन है खाता कैसा, ये सब लिखना है। शेष को छोड़ लगान, तो लगान शेष को छोड़ क्या होता है, शेष का मतलब जो टैक्सेस होता है, जैसे कि शिक्षा हुआ, रोड हुआ, और भी अन्य 4 प्रकार का शेष जो लिया आता है भूमि से, लगान से। तो शेष को छोड़कर किसी रसीद में देखिएगा आपका 30 रुपये 20 रुपये ऐसे रहेगा। अगर आपका वहाँ लिखा हुआ रसीद में लिखेगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब जमाबंदी संख्या, तो यहाँ पर सवाल बनता है कि जमाबंदी संख्या उसी का होगा जिसका मोटेशन हुआ है, जिसका मोटेशन नहीं हुआ मतलब दाखिल खर्च नहीं हुआ, तो यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। अब भूमि का जो दावा कर रहे हैं किस तरह का कर रहे हैं, आप खरीदे हैं कि क्या, तो ये उत्तराधिकार वाला है। उत्तराधिकार मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट, उत्तराधिकार मतलब आपको अपने वंशज के, आपको अपने पूर्वजों का ज़मीन आप पर मतलब आप पाएंगे, इसीलिए उत्तराधिकार लिखा हुआ है। उसी तरह जो भी है पहला वाला नाम लिख दें, फिर दूसरा का नाम लिखेंगे, सेम टू सेम इस तरह करके यहाँ फिल कर लिए। लेकिन हो सकता है इनमें से कोई सेम ही, देखिए यहाँ पे हल्का है ना, सेम हल्का में मान के चले आदिल बड़ा भाई ये ज़मीन और ख़रीदा है, तो क्या इसी प्रपत्र में फॉर्म भरेंगे कि अलग से भरेंगे? अलग से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो नाम दे देंगे अपना, फिर जो भी खाता खसरा है उस हिसाब से यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर भूमि का दावा का यहाँ दे देंगे करे, इसके साथ केवला लगा देंगे, ठीक है। चाहेंगे वो तो अलग भी भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सर्वे तो एक ही साथ ना होना है, तो एक ही प्रपत्र में भी नाम ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि सबको अलग अलग भरेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रपत्र हो जाएगा, तो दिक्कत भी हो जाता है वहाँ पर। तो एक हल्का का है, एक साथ प्रपत्र भर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात की जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबका यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर 3, मेरे केसेस में 3 है, हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा होगा तो 2 प्रपत्र लगेगा, 3 प्रपत्र लगेगा उस हिसाब से। अब यहाँ पर क्या कर, रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान है, मोबाइल नंबर, आधार संख्या भी। तो जितने भी रैयत हैं बारी बारी से अपना 1 2 3 हम जैसे सीरियल दे दिए हैं, अपना हस्ताक्षर कर लेंगे, मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख लेंगे। इसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगेगा ये भी बताया जाएगा। अब ये प्रपत्र 2 का मतलब क्या है कि अफसोस घोषणा की कि मेरी ज़मीन यहाँ है, फला जगह है, ऐसे ऐसे है। अब जो ज़मीन खरीदा हुआ है उसको प्रपत्र 3 भरने की ज़रूरत नहीं है, वंशावली उसी को भरना है या उसी को बनाना है जो उत्तराधिकार के आधार पर आपको ज़मीन प्राप्त होगा। आपके पूर्वजों का ज़मीन है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है वंशावली अधिनियम की धारा 5(1) के तहत शिविर प्रभारी अंचल का नाम लिख देना है, आपको जिला का नाम लिख देना है, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, मतलब आप वंशावली समर्पित कर रहे हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं ऑब्लिक हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे साथी गलत कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत शिक्षक क्या बोले, बहुत कोई गलत भी बताते हैं। मैं या हम लोग कहने का मतलब आप जितने भी उत्तराधिकारी हैं सभी क्या करते हैं, घोषणा कर रहे हैं, मतलब आप आवेदन दे रहे हैं, मैं या हम लोग मतलब सबको ही मिलके। तो यहाँ पर जितने भी उत्तराधिकारी हैं बारी बारी से अपना नाम, पिता का नाम लिखेंगे। अब यहाँ बोलेंगे सर यहाँ 3 ही कॉलम है, आप ज़्यादा उत्तराधिकारी हैं, तो यहाँ पर आदि लिख करके, इत्यादि लिख करके आप वंशावली जो बनाएंगे ना, तो उसी में आपका नाम तो रहेगा ही, तो उसके आधार पर हो जाएगा। और रही बात ये प्रपत्र 2, तो इसमें तो नाम रहेगा ही। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर 3 तक कॉलम है ना, ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा टाइपिंग करके। अब उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी है उसका पता यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो भूमि, यहाँ देख लीजिए, ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न है, मतलब उस भूमि का विवरण यहाँ पर भरें जो आवेदन के साथ संलग्न है, मतलब जिसके नाम से ज़मीन है
तो उसका जो भी नाम है वो फिल करना, उसके पिताजी का नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद एड्रेस मतलब ग्राम में है, और जो राजस्व ग्राम मतलब जहाँ ज़मीन है, मतलब हो सकता है कि ज़मीन अलग जगह हो, आपका घर अलग हो, तो ज़मीन का एड्रेस का मतलब यहाँ राजस्व ग्राम हो गया, अंचल हो गया। फिर जमाबंदी संख्या कितना है, अगर मोटेशन नहीं हुआ है तो खाली छोड़िएगा। उसके बाद ये जो ज़मीन है किस तरह का है, खाता खतियान, खतियान है तो खतियान पट्टी लगा दें, या फिर यहाँ पर अब केवला है तो केवला लिख दीजिएगा। खाता संख्या, किसरा संख्या यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद कितना डिसमिल ज़मीन है वो यहाँ पर फिल करना है। और लगान जो है यहाँ पर हम 50 रुपये लिखे हुए, शेष को छोड़ करके है, आपका जितना होगा वो लिखिएगा, या फिर नहीं पता है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब किस आधार पे, उत्तराधिकार के आधार पे आप पाए हुए हैं। अब यहाँ पर इसके साथ क्या लगाना होता है, देखिए मैं या हम लोग मतलब सभी मिलके आप लोग क्या करते हैं, आवेदन दे रहे हैं कि वंशावली या वृक्ष वंशावली का मतलब ये होता है कि इस तरह का जो बनाते हैं कौन कौन वंशज, इसको पंचनामा बंटवारा या फिर वंश वृक्ष भी कहा जाता है, ये साथ में संलग्न करना है। उसके बाद सभी का जो है बारी बारी से 1 2 3 4 करके नाम और हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद ये रहा दखल कब्जा वाला एक, जो कि ये प्रपत्र होता है दखल कब्जा वाला। वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी जो ज़मीन खरीदे हैं उसको सिर्फ प्रपत्र बनना है, लेकिन वंशावली के आधार पर अगर आप वंशज का ज़मीन पा रहे हैं तो इस तरह का लिखना ये भरना पड़ेगा। रैयत का नाम, फिर उसके पिता का नाम, अस्थायी पता, उसके खाता खसरा जितना भी आप डिसमिल ज़मीन पा रहे हैं वो। फिर उसके बाद यहाँ पर चौहद्दी देखिए, मान के चलिए प्लॉट आपका इस प्रकार का है प्लॉट, ठीक है, 3 उत्तराधिकारी हैं, प्लॉट ये है, तो कौन ये किधर लेगा, मान के चलिए पहला वाला यहाँ ले रहा है, दूसरा वाला यहाँ ले रहा है, तो उसी हिसाब से चौहद्दी आपको देना है, आपसे सहमति के अनुसार यहाँ पे उनका नाम। उसके बाद चौहद्दी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है वो फिल कर लीजिएगा, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो है ना बड़ा फॉर्मेट भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चौहद्दी लिखने में आपको असमस्या होगा और पूरा बढ़ा भी नहीं जाएगा, इसका फॉर्मेट बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया खुद से आपको बनाना ये फॉर्मेट है। उसके बाद बारी बारी से सबका नाम लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अनुलग्नक में क्या लगाना है, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन आपके पास जो है वही लगाना है। उत्तराधिकारी है, आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आधार कार्ड अपना देना है और वोटर ID कार्ड अगर है तो, ठीक है। उसके बाद अगर ज़मीन की खतियान है तो खतियान दीजिएगा, अगर रसीद है तो रसीद दीजिएगा, केवाला है तो केवाला दीजिएगा, और वंशावली साथ में तो लगाना है ही। उसके बाद सभी कोई बारी बारी से साइन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, शुरू से लास्ट तक फॉर्म भरेंगे। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको केवाला जवाला ज़मीन है तो केवाला, खतियानी वाला ज़मीन है तो खतियान देना है। उसका रसीद अगर कटता है तो रसीद का भी फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कृपया कम से कम ये लिखें गुड, वेरी गुड, ये आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इतना तो जरूर लिखें, ये मेरा हक बनता है, आप सबों के लिए इतना मेहनत करते हैं। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।